नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 45वीं वीडियो है ये लक्ष्मीकांत की। दो चीजों के बारे में बात करेंगे। एक तो अमेंडमेंट प्रोसीजर, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, उसका क्रिटिसिज्म, यानी किन बेसिस पे इस अमेंडमेंट प्रोसीजर को क्रिटिसाइज किया गया है, किस बेसिस पे बताया गया है कि ये अमेंडमेंट प्रोसीजर उतना इफेक्टिव नहीं है। बट इसके एंड में अमेंडमेंट प्रोसीजर अलग अलग ऑथर्स के हिसाब से कैसे सही है ये भी बताया गया है, तो उसके बारे में बात करेंगे। साथ साथ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की हम लोग शुरुआत कर देंगे और ये देखेंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के थ्रू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आया। तो सबसे पहले शंकरी प्रसाद केस आया, फिर गोलकनाथ केस आया और फाइनली केशवानंद भारती केस। उसके बाद मिनर्वा मिल्स केस भी आया। तो इन सब चीजों को, केसेस को देख के जो बेसिक स्ट्रक्चर का एवोल्यूशन रहा है हमारे देश में, इसके बारे में भी बातचीत करी जाएगी। तो ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक आपने ये इंडियन पॉलिटी की किताब नहीं खरीदी है तो इसको खरीद लीजिए, मेरे साथ बैठ के पढ़िए। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कभी भी अगर आपको पढ़ते वक्त लगे कि वीडियो अच्छी है तो अपने दोस्तों को आप माउथ ऑफ द वर्ड से बता सकते हैं। मतलब आप उनको बताइए कि भाई ये वीडियो अच्छी है, देख लो, या फिर आप अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे शेयर कर दो। वो तो देखिए आप लोग पे डिपेंड करता है कि आप बताते हो या नहीं बताते हो। आगे चलते हैं। सबसे पहला ग्राउंड जिसके बेसिस पे हमारे जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है उसको क्रिटिसाइज किया गया है वो है ये है कि देखिए, अमेंडमेंट करने के लिए हमारे देश में जो बॉडी है वो कौन है? पार्लियामेंट। यानी पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। लेकिन अगर आप यूएसए चले जाओगे दोस्तों, यूएसए में भी दो हाउसेस हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस। अपर हाउस को वहां पे सेनेट बोलते हैं। वहां पे यूएसए में एक अलग से बॉडी है, उस बॉडी को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन। कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन डिसाइड करता है और बातचीत करता है कि हाँ भाई संविधान को अमेंड करना है कि नहीं करना है। और फिर इस कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन की राय पर जो सेनेट है, जो लोअर हाउस है अमेरिका का, वो लोग एक्ट करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है कि भाई ऐसा कोई भी कन्वेंशन या ऐसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है, हमारे यहाँ पे बस पार्लियामेंट है। इनफैक्ट जब हमारा देश आजाद हुआ, आजाद होने से पहले ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी। उस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने संविधान बनाया। तो जब संविधान बनाने के लिए वो मिलती थी तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जब डिसीजन लेने के लिए मिलती थी वो पार्लियामेंट थी। तो कुल मिला के पार्लियामेंट ही हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। यूएसए में कॉन्स्टिट्यूशन के बदलाव के लिए एक अलग बॉडी बनाई गई है, इंडिया में ऐसी कोई बॉडी नहीं। उसके बाद हमारे देश में पार्लियामेंट के पास ताकत है कि संविधान को बदल सकते हैं और स्टेट लेजिस्लेचर के पास बहुत लिमिटेड पावर है। मैंने आपको बताया था ना 50% ऑफ द स्टेट्स का अप्रूवल चाहिए। ओके, यूएसए में थोड़ा अलग है, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो पहला तो क्रिटिसाइज इस बेसिस पे किया गया, जैसा लक्ष्मीकांत ने पॉइंट वाइज दे रखा है वैसे ही मैं भी आपको समझाता चल रहा हूं। उसके बाद इंडिया में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लाने की ताकत किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट किस किस चीज से मिलकर बनी है? लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये तीन चीजें मिलकर पार्लियामेंट बनती है। ओके, लेकिन अगर बात किया जाए कि भैया एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को शुरुआत करनी है तो वो या तो राज्यसभा में शुरू हो सकता है, लोकसभा में शुरू हो सकता है। एक प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की शुरुआत नहीं कर सकता है, या तो राज्यसभा करेगा या लोकसभा करेगा। तो कुल मिलाकर हमारे पास केवल लोकसभा को या केवल राज्यसभा के पास ताकत है कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट को इनिशिएट करने की। स्टेट लेजिस्लेचर के पास ताकत नहीं है हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की। ओके, लेकिन यूएसए में क्या है दोस्तों? यूएसए में थोड़ा सा अलग है हिसाब। क्या है यहाँ पे यूएसए में? जितने उनके स्टेट्स हैं, अगर यूएसए के स्टेट्स के 2/3 स्टेट एक पिटीशन भेजते हैं कांग्रेस के पास, कांग्रेस मतलब यूएसए की पार्लियामेंट, तो 2/3 ऑफ द यूएसए के जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं वो अगर कांग्रेस के पास ये पिटीशन भेजते हैं कि भाई हमें संविधान को अमेंड करवाना है, तो उस केस में कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन, वो बॉडी जो कि अमेंडमेंट देखती है यूएसए में, उसको बोल सकती है कि हाँ भाई आप एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रपोज करिए। ये यूएसए में अरेंजमेंट है, इंडिया में नहीं है। इंडिया में कोई भी तरीका नहीं है जिसके चलते स्टेट लेजिस्लेचर ये बोल सके कि हाँ संविधान को अमेंड करिए। बस एक तरीका है और वो भी पूरा ताकतवर नहीं है। ये तरीका है आर्टिकल 169। आर्टिकल 169 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट लेजिस्लेचर को ताकत दी गई कि वो भाई अपने लेजिस्लेचर में एक रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं और उस रेजोल्यूशन को पास करके वो स्टेट पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट कर सकता है कि भाई हमारे स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल आप बना दीजिए, या फिर हमारे स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है आप इसको एबॉलिश कर दीजिए। तो वो स्टेट्स जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जैसे कि मान लीजिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सब जगहों पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो जो तेलंगाना है वो क्या कर सकता है? तेलंगाना आंध्र प्रदेश की जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो एक रेजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भैया हमारे यहाँ की लेजिस्लेटिव काउंसिल को आप डिसॉल्व कर दो। लेकिन पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि डिसॉल्व करना है कि नहीं करना है। यानी जो रेजोल्यूशन स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किया है वो बाइंडिंग नहीं है पार्लियामेंट पे। पार्लियामेंट चाहेगी तो डिसॉल्व करेगी, नहीं चाहेगी तो नहीं करेगी। तो कल के डेट में कोई एक ऐसा स्टेट, मान लीजिए राजस्थान,
राजस्थान बोलता है कि भैया हमारे यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दो, तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल राजस्थान में बनानी है या नहीं बनानी है। ओके, मतलब जो भी रेजोल्यूशन पास हो रहा है अलग अलग स्टेट्स में वो बाइंडिंग नहीं है पार्लियामेंट के ऊपर। तो केवल एक ये ऐसी चीज है जहां पे स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेके आ सकता है। एक्चुअली इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोला नहीं जाता है। ओके, बट ऑब्वियस बात है जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी है उसका मेंशन हो जाएगा, तो उस केस में उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप बोल दो लिटरल सेंस में, बट ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उस चीज को माना जाता है जिसको स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू पास कराया जाए। सिंपल मेजोरिटी के थ्रू जैसे आप स्टेट्स की बाउंड्री को बदल सकते हो सिंपल मेजोरिटी से, तो 368 के टर्म्स में अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके की चीजों को नहीं बोला जाता। लेजिस्लेटिव काउंसिल की क्रिएशन को, स्टेट्स की बाउंड्री को रीऑर्गेनाइज करने को, इन सबको 368 के टर्म्स में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं कहा जाता। 368 मतलब आर्टिकल 368। ओके, एक और बात बोली गई है जिसकी बेसिस पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज किया गया। मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट बदल सकती है बिना स्टेट्स के असेंट के। तो आपको पता है दोस्तों, आपको हमारे देश में बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको सिंपल मेजोरिटी से बदला जा सकता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन करना है सिंपल मेजोरिटी से बदल दीजिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाना है सिंपल मेजोरिटी से बदल दीजिए। कुछ ऐसी चीजें जो स्पेशल मेजोरिटी से अमेंड की जाती हैं, सिंपल स्पेशल इन सब चीजों में क्या क्या आता है ये मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। बहुत लिमिटेड ऐसी चीजें होती हैं जहां पे स्टेट का अप्रूवल चाहिए होता है इंडिया में, और कितने स्टेट्स का अप्रूवल चाहिए? 50% ऑफ द स्टेट्स का। वहीं पे यूएसए में 3/4 ऑफ द स्टेट्स का अप्रूवल चाहिए होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास करने के लिए, लेकिन इंडिया में केवल 50% स्टेट्स का अप्रूवल चाहिए। तो इस बेसिस पे भी हमारे संविधान को काफी क्रिटिसाइज किया गया है। उसके बाद मान लीजिए उन लिमिटेड चीजों में, जिन लिमिटेड चीजों में 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स का अप्रूवल चाहिए, उसमें भी इस बात को स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि मान लीजिए एक अमेंडमेंट प्रपोजल को एक स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजा गया, उस स्टेट लेजिस्लेचर को कितने दिनों में उस अमेंडमेंट को रेटिफाई करना है, कितने दिनों में रिजेक्ट करना है, इसका कोई टाइम फ्रेम फिक्स नहीं किया गया। सबसे पहली बात तो ये बोला गया जैसे ही 50% ऑफ द स्टेट्स अप्रूवल दे देंगे वैसे ही पास मान लिया जाएगा, बाकी लोग अप्रूवल दें ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजा गया, स्टेट लेजिस्लेचर कितने दिनों में उसको एक्सेप्ट करे रिजेक्ट करे इसके ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो मान लीजिए आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भेजा गया और आज से 5 साल बाद 50% ऑफ द स्टेट्स उसको अप्रूव करते हैं तो भी उसको पास माना जाएगा। ओके, आगे देखिए, दो तरीके के बिल्स होते हैं, एक तो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, एक होते हैं ऑर्डिनरी बिल्स। अगर ऑर्डिनरी बिल्स को अमेंड करना है तो ज्वाइंट सिटिंग का प्रोसीजर। ज्वाइंट सिटिंग का प्रोसीजर क्या होता है? लोकसभा राज्यसभा मिलकर बैठ के वोटिंग डालते हैं। ज्वाइंट सिटिंग अभी आगे आएगी लक्ष्मीकांत में। ओके, अब जब ज्वाइंट लोकसभा राज्यसभा मिलकर वोटिंग करेंगे किसी चीज पर तो ऑब्वियस सी बात है कौन डोमिनेंट होगा? जो लोकसभा में डोमिनेंट है, क्योंकि लोकसभा की स्ट्रेंथ ज्यादा है, 543 मेंबर्स हैं, वही राज्यसभा में केवल 250 मेंबर्स हैं लगभग। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात आती है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को लोकसभा में अलग पास कराना है, राज्यसभा में अलग पास कराना है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में ये हो जाता है कि मान लीजिए लोकसभा रेडी है राज्यसभा रेडी नहीं है, या मान लीजिए राज्यसभा रेडी है लोकसभा रेडी नहीं है, तो दोनों मिल के वोटिंग डाल सकें ऐसा नहीं होगा। और ये मैं बोलूंगा एक अच्छी चीज है दोस्तों। अगर आप राज्यसभा को से अलग से पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल फाइन कराना चाहते हो और मान लीजिए राज्यसभा से अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास होता है तो इसका मतलब ये है कि स्टेट्स के इंटरेस्ट को आपने सेफगार्ड कर रखा है। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जैसी चीजों को लोकसभा राज्यसभा की ज्वाइंट सेटिंग में पास कराओगे तो लोकसभा में जो पार्टी डोमिनेंट है वो हो सकता है राज्यसभा के बिल को ओवररूल कर दे, जो कि थोड़ा डेंजरस हो सकता है। अगर राज्यसभा अलग से उस बिल को पास करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे स्टेट्स की हामी भी मानी जाएगी। फिर कुछ हद तक देखिए अमेंडमेंट के प्रोसेस को भी यहां पे क्रिटिसाइज किया गया। अमेंडमेंट के प्रोसेस को कैसे क्रिटिसाइज किया गया? ये बोला गया है कि देखिए हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नॉर्मल लेजिस्लेटिव प्रोसेस से पास होते हैं, बस स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत है, तो स्पेशल मेजोरिटी वाले क्लॉज को एक्स्ट्रा जोड़ा गया है बस, जबकि कुछ और चीजें एक्स्ट्रा होनी चाहिए थी। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हो तो कुछ तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेके आओ। स्पेशल मेजोरिटी को जोड़ देना ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस में वो इनफ नहीं है, कुछ अलग ही तरीके का प्रोसेस लेके आइए अमेंडमेंट करने के लिए। इस बेसिस पे भी अमेंडमेंट प्रोसीजर को क्रिटिसाइज किया जाता है। फिर ये बोला गया कि अमेंडमेंट प्रोसीजर इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि जुडिशरी के पास केसेस को लेके जाया जा सकता है। जैसे अब देखिए बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, वो केस जुडिशरी में पहुंच गया। हर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट में जुडिशरी में पिटीशन फाइल हो ही जाती है। तो कुल मिला के ये बोला जा रहा है कि भैया इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट प्रोसीजर को
कि अमेंडमेंट करने के बाद भी जो जुडिशरी का इंटरफेरेंस होता है वो रहता है, जबकि जुडिशरी का इंटरफेरेंस होता नहीं है, होना नहीं चाहिए। एक बार अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो गया तो उसके बाद जुडिशरी का प्रोसेस इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये सब तो आपके क्रिटिसाइज इन बेसिस पे आपका ये जो हमारा अमेंडमेंट प्रोसीजर है इनको क्रिटिसाइज किया गया है। लेकिन देखिए दोस्तों, अमेंडमेंट प्रोसीजर ऐसा होना चाहिए था कि आराम से चीजों को अमेंड भी किया जा सके। ठीक है, अमेंडमेंट प्रोसीजर को देश की जनता भी समझ पाए, जो ज्यादातर अनपढ़ है, गरीब है। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो ज्यादातर जनता अनपढ़ थी, गरीब थी। और जो प्रोसेस है अमेंडमेंट का, बहुत ज्यादा रिजिड भी ना हो, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल भी ना हो। और इन सारी चीजों को हमारे अमेंडमेंट प्रोसीजर में इन्वॉल्व किया है। और कितना भी कह लीजिए हमारा अमेंडमेंट प्रोसीजर इफेक्टिव है, ये कैसे पता चलता है? ये बहुत सारे अलग अलग जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनके थॉट प्रोसेस से पता चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल केसी वियर, ये क्या बोलते हैं? स्ट्राइक्स अ गुड बैलेंस बिटवीन फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। केसी वियर का ये बोलना है कि भैया हमारा जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है वो फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी के बीच में अच्छा बैलेंस बनाता है। जवाहरलाल नेहरू जी का क्या बोलना है कि हम ये चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन सॉलिड रहे, परमानेंट रहे, लेकिन कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन परमानेंट नहीं रह सकता। ये एक विजनरी की सोच है। जब देश आजाद हुआ था उस समय की कंडीशंस को देख के संविधान बनाया गया। ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे समय बीतेगा, समय की रिक्वायरमेंट्स बीतेंगी, सोसाइटी की रिक्वायरमेंट्स बीतेंगी, तो संविधान को भी बदलना पड़ेगा। आप संविधान को कांस्टेंट नहीं रख सकते एक जैसा, उसको बदलना ही पड़ेगा। इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ओके, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड बना दोगे, परमानेंट बना दोगे, तो वो हमेशा कन्वेंशनल रह जाएगा और आप एक नेशन की ग्रोथ को रोक दोगे। बदलते समय के साथ लोगों के पास ये ताकत होनी चाहिए कि वो संविधान को भी बदल सके। अंबेडकर जी क्या बोलते हैं? अंबेडकर जी ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फाइनलिटी और इनफेलिबिलिटी की सील को हटा दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस पर सील ऑफ फाइनलिटी लगा दी जाती, इनफेलिबिलिटी लगा दी जाती, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन फाइनल है और इनफेलिबल है। इनफेलिबल मतलब ये गलत हो ही नहीं सकता, जो कुछ भी इसमें सही है, तो प्रॉब्लम हो जाती। तो हमारे देश में देखिए क्या है कि लोगों को राइट दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का। कनाडा का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, उससे थोड़ा कम मुश्किल है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन हमारे यहाँ पे एक प्रॉपर प्रोसीजर दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने का, जो कि ना बहुत ज्यादा रिजिड है और ना ही बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, और सिंपल भी है, ताकि देश के जो लोग हैं वो इस प्रोसीजर को समझ पाए। केसी वियर ने एक बात और बोली कि भैया अमेंडिंग का जो प्रोसेस है हमारे यहाँ वो बहुत वाइज है, गजब की वैरायटी है। मतलब सिंपल मेजोरिटी से भी अमेंड कर सकते हो आप, स्पेशल मेजोरिटी से भी अमेंड कर सकते हो, और स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% ऑफ द स्टेट, इससे भी कर सकते हो। हालांकि स्पेशल मेजोरिटी के अंदर, सिंपल मेजोरिटी के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, इसकी ताकत किसे दी गई है? काफी हद तक सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। फिर बात की जाए ग्रैनवेल ऑस्टिन की। ग्रैनवेल ऑस्टिन क्या बोलते हैं कि भैया देखिए ये जो अमेंडमेंट का प्रोसेस बनाया गया है हमारे संविधान का, ये जबरदस्त एस्पेक्ट है, इसका बहुत ही एबली कंसीव्ड एस्पेक्ट है। ये कॉम्प्लिकेटेड देखने में लगता है बट है बहुत डाइवर्स। ये किसने बोला? ग्रैनवेल ऑस्टिन ने। तो बहुत सारे जो हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उन्होंने हमारा जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है उसकी काफी तारीफ भी करी है। तो क्रिटिसाइज कौन कौन से बेसिस पे किया है ये भी हमने देखा, और वो अमेंडमेंट का प्रोसीजर अच्छा क्यों है ये भी हमने देखा। और देखिए समय समय पे दोस्तों इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम बदल पाए हैं बदलती रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। अब अगर संविधान को बदलने की ताकत नहीं होती तो क्या जीएसटी जैसे एक्ट आ सकते थे? नहीं आ सकते थे। तो जो कुछ भी है वो सही है, समय समय के हिसाब से जो हमारे पास बदलने की ताकत है वो सही है। आगे बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें हम लोग बात करेंगे इमर्जेंस ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। इमर्जेंस मतलब कैसे ये बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है हमारी पॉलिटी में ये कहां से आया। जैसे हमारा संविधान प्रोमलगेट होगा 1950 को, साइन कब हुआ था? 1949 में। नवंबर में कौन सी डेट को हुआ था? नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं इसलिए बोलता रहता हूं ताकि देखना चाहता हूं कितने अटेंटिव हैं आप लोग। उसके बाद 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया। अब जब 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया तो सबसे पहला सवाल जो कि एक साल के अंदर पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट के पास, वो ये था कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हमने अपने संविधान में जोड़े हैं क्या इसको बदल सकती है पार्लियामेंट? और एक शंकरी प्रसाद केस आया। एक्चुअली बात क्या थी दोस्तों, उस समय पे जो बड़े बड़े जमींदार, ठीक है, सूबादार, ये सब जो लोग हुआ करते थे इनके पास बड़ी बड़ी जमीनें थी। तो एक तरफ इतने अमीर और दूसरी तरफ भूखा नंगा किसान, उसके पास कुछ भी नहीं। तो भैया सरकार को समझ में आया कि इस किसान को जमीन देने की जरूरत है, तो जो ज्यादा अमीर लोग हैं उनकी जमीनें लो और किसानों में डिस्ट्रीब्यूट करो। जब उनकी जमीनें छीननी शुरू की अमीर लोगों की, तो उन्होंने क्या बोला? अरे भाई फंडामेंटल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट हो जाएगा हमारा,
आप हमारी जमीन नहीं छीन सकते। सरकार ने बोला हम तो लेंगे, तो ये कहां पहुंच गए? सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। केस का नाम क्या था? शंकरी प्रसाद केस। यहाँ पे फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 पे सवाल उठाया गया। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के बेसिस पे खूब सारी जमीन, एक लिमिट से ज्यादा जमीन अगर किसी जमींदार के पास है तो उससे लेके लोगों के बीच में बांट दी गई। शंकरी प्रसाद केस कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने पता है क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि वो संविधान को बदल सकता है और फंडामेंटल राइट्स को भी बदल सकता है। अब जब फंडामेंटल राइट्स को बदल सकता है तो अब देखिए वहां पे आर्टिकल 13 आता है। आर्टिकल 13 में एक शब्द दे रखा है लॉ। ओके, इस लॉ की डेफिनेशन में दोस्तों क्या क्या आता है यहाँ पे अब आपको ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको याद दिला दूं। आर्टिकल 13 क्या बोलता था कि मान लीजिए कोई नियम कानून बनाया गया, कोई लॉ बनाया गया, और अगर वो लॉ फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो उसको नल एंड वॉइड बोला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी लाल प्रसाद केस में क्या बोला कि भाई देखिए ये लॉ जो बोला गया है आर्टिकल 13 में तो ऑर्डिनरी लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल तो है ही नहीं। तो कुल मिला के अगर आर्टिकल 13 के लॉ में आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को या एक्ट को इंक्लूड नहीं करोगे तो इसका मतलब क्या है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो उसे वैलिड माना जाएगा। अब ये कितनी गलत चीज बोली। फंडामेंटल राइट्स का तो मतलब ही नहीं रह गया ना कुछ। तो पार्लियामेंट जो कह रही थी उस पर ठक्का किसने लगा दिया? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ भाई फंडामेंटल राइट्स को सरकार बदल सकती है और फंडामेंटल राइट्स में जो लॉ है वो लॉ में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं आता है। भैया यहाँ पे सरकार के पास जबरदस्त ताकत आ गई, लेकिन ये ताकत बहुत लंबे समय तक नहीं रहने वाली थी, क्योंकि ये ताकत चैलेंज होगी कब? गोलकनाथ केस 1967 में। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने अर्लियर स्टैंड को पलट गए। हुआ यार कि 1964 में 17th अमेंडमेंट एक्ट लेके आई पार्लियामेंट, और 17th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 9th शेड्यूल ले आई। 9th शेड्यूल तो खैर पहले ही आ गया था दोस्तों। 9th शेड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही आ गया था, लेकिन 9th शेड्यूल की खास बात क्या थी? 9th शेड्यूल की खास बात ये थी कि अगर आप उसमें कोई नियम कानून को डाल देते हो तो उसको जुडिशरी में चैलेंज नहीं किया जा सकता। 17th अमेंडमेंट एक्ट 1964 के थ्रू कुछ और नियम कानून को 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। तो भैया बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट से बोला ये क्या बवाल कर रहे हो भाई आप? 17th मतलब 9th शेड्यूल आपने बना लिया है, जो भी नियम कानून बनाओगे सबको 9वें शेड्यूल में डाल दोगे तो जुडिशरी की तो ताकत ही नहीं रह गई ना, तुम ही ताकतवर रह गए, फिर तो जुडिशरी ताकत रही नहीं कुछ। तो जुडिशरी ने बोला ये नहीं चल पाएगा। जुडिशरी ने ये बोला है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट रूल दैट फंडामेंटल राइट्स आर गिवन अ ट्रांसेंडेंटल एंड इम्यूटेबल पोजीशन, मतलब बहुत जरूरी है, एंड पार्लियामेंट कैन नॉट एब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ दीस राइट्स। अब यहाँ पे स्टैंस बदल गया। शंकरी प्रसाद केस में जो स्टैंस था और जो गोलकनाथ केस में जो स्टैंस था वो बदल गया। शंकरी प्रसाद केस में ये बोला गया कि लॉ में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं आता, और गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ये जो लॉ है आर्टिकल 13 में, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी आता है। मतलब अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को बनाया और वो अगर एक फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नल एंड वॉइड हो जाएगा। समझ गए? मतलब गोलकनाथ केस 1967 से पहले जो सरकार थी वो तो भैया इतना ताकतवर होकर काम कर रही थी, जबरदस्त ताकत थी, कोई मतलब ही नहीं है फंडामेंटल राइट्स का, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में जो लॉ है उसमें तो बोल दिया गया कि इसमें तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आते ही नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास करा के जितने फंडामेंटल राइट्स वायलेट करने हैं बिल्कुल करो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये नहीं चल पाएगा। गोलकनाथ केस 1967 में, गोलकनाथ केस में बोल दिया आर्टिकल 13 के अंदर जो लॉ है उस लॉ में ऑर्डिनरी लॉज भी आएंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी आएंगे। अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो नल एंड वॉइड कर देंगे हम पार्लियामेंट को। अच्छा, ये गोलकनाथ केस किसके अगेंस्ट आया था? 17th अमेंडमेंट एक्ट 1964 के थ्रू। ये जो 9th शेड्यूल रहा है ना दोस्तों, बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है ये 9th शेड्यूल, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल। सरकार को अगर किसी चीज को लागू करना ही है तो 9th शेड्यूल में डाल दो, क्योंकि 9th शेड्यूल में चला जाएगा तो जुडिशरी उसके ऊपर कोई बहस कर ही नहीं सकती, केस जुडिशरी में जा ही नहीं सकता। तो जैसे ही गोलकनाथ केस का जजमेंट आया भैया सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के अगेंस्ट पार्लियामेंट को भी गुस्सा आया। पार्लियामेंट ने बोला अरे हमारी ताकत कैसे छीन ली तुमने? पार्लियामेंट लेके आई 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971, और 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 ने आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 दोनों को बदल दिया। क्या बोला कि पार्लियामेंट के पास ताकत है कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट को बदल सकते हैं अंडर आर्टिकल 368। ओके, और अगर वो कोई एक्ट बताते हैं तो वो एक्ट आर्टिकल 13 के अंदर जो लॉ है उसके अंदर नहीं आएगा। मतलब 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 के थ्रू पार्लियामेंट ने फिर से अपने आप को ताकतवर करने की कोशिश की और सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने की कोशिश की। सबसे पहले तो पार्लियामेंट ने बोला हम फंडामेंटल राइट्स को बदल सकते हैं, आर्टिकल 368 के अंदर फंडामेंटल राइट्स को बदलने की ताकत है हमारे पास। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो आर्टिकल 13 के अंदर जो लॉ है इस लॉ में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं आता। सिंपल बात।
अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बीच में और पार्लियामेंट के बीच में टसल की स्थिति आ गई और फाइनली बचाने के लिए कौन सा जजमेंट आया? केशवानंद भारती केस जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट टिल डेट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंदर क्या कहा गया कि देखें, गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवररूल किया और अब सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में बोला कि हाँ भाई, पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि वो फंडामेंटल राइट को बदल सकते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि दैट दे कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स, लेकिन वो उन फंडामेंटल राइट्स को नहीं बदल सकते जो विच आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे एक नई बहस छिड़ गई। कुछ दिन तो तुम लोगों को समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ। बहुत सारे तो एमपी एमएलए थे ना, वो पूछने लगे कि भैया ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, क्या है बेसिक स्ट्रक्चर? बेसिक स्ट्रक्चर उस समय पे बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन नहीं आई थी। अब आप बोलोगे कि बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन दोस्तों मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ही हमको पता चली। 1973 में एक बहुत बेसिक आउटलाइन बताई थी सुप्रीम कोर्ट ने कि हाँ हाँ ये चीजें बेसिक स्ट्रक्चर में आएंगी, लेकिन धीरे धीरे विद द अपकमिंग जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है ये भी लोगों को पता चला। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन है ये आ गई 1973 के बाद। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को बदल सकती है, बिल्कुल बदल सकती है अंडर आर्टिकल 368, लेकिन अंडर आर्टिकल 368 ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल सरकार लेकिन नहीं आ सकती जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो। इसका एक एग्जांपल जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आई थी सरकार, बताइए कौन से नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था? हालांकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो लागू नहीं हुआ, नल एंड वॉइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट में इंटरफेरेंस नहीं हो सकती, इसलिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उसने बोला दिस इज अगेंस्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्ट्राइन बहुत इफेक्टिव रही और सरकार की अनलिमिटेड ताकत के अगेंस्ट में इस बेसिक स्ट्रक्चर ने बहुत इफेक्टिव तरीके से काम किया है। आगे बात की जाए, एक और केस है दोस्तों यहाँ पे, इंदिरा नेहरू गांधी केस 1975। इस इंदिरा नेहरू गांधी केस में भी बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन दोबारा आया। कैसे? एक अमेंडमेंट आया था दोस्तों, 39th अमेंडमेंट एक्ट, इस 39th अमेंडमेंट एक्ट 1975 में क्या बोला गया कि प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में और स्पीकर ऑफ द लोकसभा के इलेक्शन में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट में कोई भी कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती। मतलब प्राइम मिनिस्टर के चुनाव में और लोकसभा के स्पीकर के चुनाव में अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो उस डिस्प्यूट में कोई भी कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? ये नहीं हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखिए, जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को आप तोड़ नहीं सकते, इसलिए 39th अमेंडमेंट एक्ट 1975 सही नहीं है। और इसको इसके उस प्रोविजन को जिसमें कोर्ट के जुरिडिक्शन को हटाया जा रहा था उसको स्ट्रक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारे पास ये ताकत है कि हम स्पीकर ऑफ द लोकसभा के डिस्प्यूट को, प्राइम मिनिस्टर के डिस्प्यूट, इलेक्शन के डिस्प्यूट को एडजुडिकेट कर सकते हैं अगर वहां पे करप्शन या कोई रॉन्ग डूइंग इन्वॉल्व है तो। ओके, तो मतलब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने वाली चीजें जब भी सरकार लेके आई है सुप्रीम कोर्ट ने उसको निगेट कर दिया। अब बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, इस चीज को डिसाइड करने की ताकत किसके पास है? इस चीज को डिसाइड करने की ताकत है भाई आपकी सुप्रीम कोर्ट के पास, और किसी के पास इस चीज को डिसाइड करने की ताकत है ही नहीं। उसके बाद कुछ और चीजें हुई हैं दोस्तों। जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों, इसको हटाने की कोशिश की थी किसके थ्रू? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है अब तक की हिस्ट्री का, ये मैं आपको बोलूंगा। जैसे कि मैंने बताया ना 1973 का जो केशवानंद भारती केस है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट एक्ट। इस अमेंडमेंट एक्ट ने किसको अमेंड किया? आर्टिकल 368 को अमेंड कर दिया। और आर्टिकल 368 को अमेंड करके आप बहुत आराम से गेस कर सकते हो क्या बोला होगा कि भैया देखिए, पार्लियामेंट जो चाहे वो कर सकती है, पार्लियामेंट जो चाहे वो अमेंड कर सकती है, और अगर पार्लियामेंट कुछ अमेंड करेगी सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के जज भागते फिर रहे थे इमरजेंसी के दौरान कि उनको ही पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया। ये हालात थे उस समय पे। बाद में जब इमरजेंसी हट गई तो ऑब्वियस सी बात है इस क्लॉज को हटना था। मिनर्वा मिल्स केस आया 1980 का। मिनर्वा मिल्स केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मिनर्वा मिल्स केस 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि देखिए, जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो आपने आर्टिकल 368 को अमेंड करके बोला है कि जुडिशरी इन्वॉल्व नहीं हो सकती, पार्लियामेंट जो चाहे वो बदल सकता है, उसको जुडिशरी में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये गलत है। तो मिनर्वा मिल्स केस ने आर्टिकल 368 के अंदर जो चेंजेस किए थे उनको स्ट्रक डाउन कर दिया।
और बोला कि जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये तो रहेगा ही रहेगा। तो कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है? सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि भले ही पार्लियामेंट के पास एक अमेंडमेंट पावर है बट वो लिमिटेड है। देयर इज अ लिमिटेड अमेंडिंग पावर विद पार्लियामेंट। अनलिमिटेड नहीं है वो पावर। अनलिमिटेड में तो भैया आप कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा बदल के रख दो, इतनी मेहनत जो इतना लंबा फ्रीडम स्ट्रगल, इतनी मेहनत जो हुई उसको 2 सेकंड में आप बर्बाद कर दोगे। तो कुछ लोग जो ताकत में बैठे हैं वो अपने हिसाब से कुछ भी ना कर दें, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पार्लियामेंट की अमेंडमेंट करने की ताकत लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। तो बेसिक स्ट्रक्चर को वो वायलेट नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। फिर फाइनली आया वमन राव केस 1981। वमन राव केस में क्या बोला गया? वमन राव केस में ये बोला गया कि भाई केशवानंद भारती के जजमेंट के बाद, केशवानंद भारती जजमेंट कब आया? 24 अप्रैल 1973। 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इनेक्ट किए गए हैं, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं तो उनको इनवैलिडेट किया जा सकता है। यानी 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इनेक्ट हुए हैं, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं और वो केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है, सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्रक डाउन कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगले वीडियो में हम लोग एलिमेंट्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे, और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट जजमेंट जैसे केशवानंद भारती केस, इंदिरा नेहरू गांधी केस, मिनर्वा मिल्स केस, सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड केस, भीम सिंह जी केस, एसपी संपत केस, पी संभा मूर्ति केस, ये सारे इंपॉर्टेंट केसेस को भी हम लोग अगली बार देख लेंगे दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग सब शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।